मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड मेरी यूट्यूब फैमिली। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 1-2 दिन के अंदर मैं चैप्टर वाइज सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसा कि हमने चर्चा किया था लास्ट वीडियो में कि हम पहली बार जो वीडियो बनाएंगे तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो मैं इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो हमारा 12th का सिलेबस है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम कुछ वीडियोस इंडियन इकोनॉमी के भी अपलोड करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या, और इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेंगे। फिर हम उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स का जो हिंदी में अर्थ है, उसको अर्थ अगर हम उसके वर्ड का मतलब हम जाने तो उसका हिंदी में अर्थ होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। ठीक है। अब इससे थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था आपको हिंदी मीडियम के बच्चे को भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, बोले तो इंग्लिश में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अर्थ और शास्त्र का मतलब हम जानते हैं। अर्थ का मतलब जो है यहाँ पर अर्थ का मतलब पृथ्वी से नहीं है, धरती से नहीं है। यहाँ पर अर्थ का मतलब है मॉनेटरी टर्म से, मनी से, पैसा से, रुपया से, मॉनेटरी टर्म से। और शास्त्र का मतलब होता है किसी के बारे में ज्ञान लेना या अध्ययन करना। तो जहां हम मॉनेटरी टर्म के बारे में, जहां मनी के बारे में, हाउ टू इन्वेस्ट द मनी या हाउ टू यूज द मनी जो हम कहेंगे, उसके बारे में जानने की अगर जहां हम ज्ञान अर्जन करेंगे वो होता है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के बारे में हमने जान लिया इकोनॉमिक्स। और ये तो बोलचाल की भाषा में समझाया, जनरली ऐसे नहीं होता है, वो डेफिनेशन उसका है। तो वो डेफिनेशन आपको पता ही होगा, और मैं जब नोट्स अपलोड करूंगा तो उसमें मैं उसके डेफिनेशन बकायदा लिख दूंगा। तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम जान लिए। और उसके बारे में और थोड़ा बताऊं तो ये होता है, इकोनॉमिक्स हमें ये सिखाता है कि कैसे किसी के जो लॉज हैं उसको समझें, थ्योरीज को, प्रिंसिपल्स को, जिससे इकोनॉमी चलती है। तो हम एक बात समझते हैं कि जहां हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, यहां हम इकोनॉमिक्स में करते हैं कि चीजों के बारे में जानते हैं, ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में, इकोनॉमिकल फिलॉसफीज है, प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है, इन सबको हम जानते हैं। लेकिन जहां से जानने के बाद जहां हम अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो जहां हम सीखते हैं वो होता है अर्थशास्त्र, जहां हम सीखे हुए चीज को अप्लाई करते हैं वो होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था फॉर एग्जांपल आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में हमें पता चलता है कि आरबीआई की जैसे गाइडलाइन है, जिसके उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उनके मॉनेटरी जो टर्म्स होते हैं उनकी हम बात अगर करें, फॉर एग्जांपल जैसे बात करें सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तो उनको कब बढ़ाना है, कब घटाना है, इन्फ्लेशनरी रेट क्या होता है, डिफ्लेशनरी रेट क्या होता है, वो हमें अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में सीखते हैं। और जहां हम अप्लाई करते हैं वो होता है इकोनॉमी। तो ये चीजें हमें बेसिक चीजें जानना जरूरी था। इसको जानने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर है। उस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है, चैप्टर फर्स्ट है, उसका नाम है इंट्रोडक्शन। उस चैप्टर में जो जो चीजें हैं हमारी एनसीईआरटी बेस्ड के हिसाब से 12th में, सीबीएसई में और एचबीएसई में जहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं उन टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने चर्चा किया कि अभी जस्ट चर्चा किया कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में जान लिए, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारी सिलेबस में भी है। हमारा चैप्टर ही पहला चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा की गई है। तो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स के बारे में हम जान लिए। अब जो इकोनॉमिक्स है उसके 2 पार्ट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा यहाँ पर आई और ए का ही डिफरेंसेस है। अब इसके अर्थ जानेंगे। अगर इसके मीनिंग के बारे में हम चर्चा करें तो मैं आपको बताऊं, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब छोटा। माइक्रो का मतलब क्या? छोटा। जहां छोटे लेवल की, लोअर लेवल की बात हो, इंडिविजुअल लेवल की बात हो, वो माइक्रो। जहां पर होलसम की बात हो, बड़े लेवल की बात हो, वहां होगा मैक्रो। एग्जांपल से थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। माइक्रो में हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है। और वहां मैक्रो में बात करें तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। अगर हम माइक्रो की बात करें तो इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय इंडिविजुअल लेवल पर। और हम अगर मैक्रो की बात करें तो वहां पर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस पता चल गया होगा। बेसिक वहां के हम नोट्स में देखेंगे, उनके बेसिक जो आंसर राइटिंग में हमें जो लिखना है वो हम देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। अभी हम बस
फॉर्मल तरीके से इसके बारे में बेसिक नॉलेज जानना चाहते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, तो ठीक है। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं। मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल की डिफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन अगर होगा तो वो कैसे होगा, जो मैं यहाँ लिखा हुआ हूं, अगर आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कार्सिटी एट द इंडिविजुअल लेवल। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था तो मैंने उसमें बताया था कि ये इंडिविजुअल लेवल की बात करता है, बट जो मैक्रो लेवल होता है वो एज अ होल की बात करता है। तो उसमें आप आराम से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स डज इट एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो ये चीज को हमें मार्क्ड करना है बाबू, इंडिविजुअल लेवल और एज अ होल की बात। जब माइक्रो की बात होगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, माइक्रो की बात होगी, MICRO माइक्रो की बात होगी तो इंडिविजुअल लेवल, और मैक्रो की बात होगी तो होगा एज अ होल। और एग्जांपल भी हमने दे दिया, तो एक बार और रिपीट कर देता हूं। माइक्रो की बात होगी तो इंडिविजुअल लेवल की बात होगी, जैसे पर कैपिटा इनकम, जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई किसी एक व्यक्ति का या एक मार्केट का। लेकिन जब मैक्रो की बात होगी तो वहां होगा नेशनल इनकम की बात, वहां होगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात। एक बात और मैं ऐड कर दूं, अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे, अगर अपने बुक्स को देखोगे, चैप्टर के नियम को देखोगे, तो आपको दिखने को मिल जाएगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, बुक्स है, उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम सब दिख जाएगा, ठीक है। तो आगे हम अब स्कोप एंड सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, तब ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके नोट्स को मैं अपलोड कर दूंगा, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश, जितने रिसोर्सेज है हमारे पास, जितने संसाधन है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बेहतर देने का प्रयास करूं। आप लोग ने, मेरे स्टूडेंटों ने कहा कि सर आप प्लीज करिए, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, बोर्ड के बच्चों ने कहा था, तो चलिए मैं अपनी तरफ से ये एफर्ट कर रहा हूं। आई होप आप लोगों के लिए फायदेमंद हो, हेल्पफुल हो। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, तो पहले हम स्कोप की ही बात करते हैं। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप की बात करें तो सबसे पहला स्कोप आपके बुक में भी होगा, मैं नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, हर एक बुक में यही है। आप चाहे TR जैन की बुक पढ़ो या कोई भी बुक पढ़ो, जनरली TR जैन BK ओरी की किताब है, वही लोग जनरली प्रीफर करते हैं, मैं भी अपने बच्चों को यही प्रीफर करता हूं। तो उसमें है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो अभी हम चर्चा किए थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल की बात करता है, तो एज अ होल में नेशनल इनकम की बात होगी। अच्छा, नेशनल इनकम के जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, वो एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं? वो एग्रीगेट्स हो सकते हैं कैसे, जैसे GDP है ना, जैसे GNP, ठीक है, NNP, जो NNP को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं, एट FC फैक्टर कॉस्ट, ये सारे इसके एग्रीगेट्स हैं। जब तक GDP कैलकुलेट नहीं होगा तो हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस तरह की चीजें। तो नेशनल इनकम के जो एस्टिमेशन है किसी भी इकोनॉमी का, उसका जो एस्टिमेशन कैसे होना है और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या है, इन सब को चर्चा, इन सब की बातें कहां पर की जाती है, इनके फर्स्ट स्कोप में बताई गई है, ठीक है। हम सेकेंड स्कोप की बात करें तो वो है थ्योरी ऑफ मनी, और थर्ड की बात करें तो है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट की, सबसे चलिए एम्प्लॉयमेंट की पहले बात कर लेते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इस बारे में स्टडी करता है कि एम्प्लॉयमेंट के जो कॉजेज क्या है, या अनएम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज की जा सकती है, और उसके अगर निगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो कॉजेज है वो क्या है, और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, या एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए, अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो उनके क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स देता है। तो उनके स्कोप में ये भी आएगा। और मनी का है, तो मनी का हाउ टू इन्वेस्ट द मनी इन द मार्केट, मनी को मार्केट में या इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्ट करना है ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, मैक्सिमम इन्वेस्ट हो, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट आए, मैक्सिमम रिटर्न्स आए, इस तरह की चीजों का जो स्कोप होता है वो होता है थ्योरी ऑफ मनी में और थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और फोर्थ है हमारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। देखिए, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या है? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन एक वर्ड है, उसी वर्ड से आया इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, मतलब किसी भी वस्तु का, किसी एक पार्टिकुलर कमोडिटी या गुड्स का अगर लगातार 3 महीना तक, तिमाही तक
एक क्वार्टर ईयर तक लगातार एक ही वस्तु का प्राइस डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है, तो वो उनको इन्फ्लेशनरी रेट कहते हैं। इन्फ्लेशन का पीरियड हो जाता है। अगर एक ही वस्तु का बार बार रेट बढ़ता रहे तो उसका प्राइस बढ़ता रहे तो वो इन्फ्लेशन। और सेम उसका अपोजिट डिफ्लेशन की बात करें तो अगर किसी भी वस्तु का डे बाय डे 3 महीने तक गिरता जाए, उसका रेट गिरता जाए, वो डिफ्लेशन होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है उसमें ये भी है कि जनरल प्राइस जो है किसी वस्तु या किसी कमोडिटी का, उसके बारे में उसका अध्ययन करना, उसके बारे में सजेस्ट करना, बताना ताकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का जो गैप हो उसको मेंटेन किया जा सके। वो है आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल ऑफ इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। फिफ्थ पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट को देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है रोल ऑफ द गवर्नमेंट या और गवर्नमेंट बजट। बात बराबर ही है, एक ही बात है। तो देखिए, अगर हम स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा करते हैं और इस फिफ्थ पॉइंट को देखते हैं तो उसको रिलेट करके देखते हैं कि गवर्नमेंट बजट से इसका क्या ताल्लुक है, क्या मतलब है। कहने का मतलब है मैक्रो इकोनॉमिक्स इस बात को बताता है, इस बात को दर्शाता है कि गवर्नमेंट का बजट जो है वो कैसा होने वाला है, वो इकोनॉमी पर कैसा इंपैक्ट करने वाला है, कि जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होने वाली है, उस चीज को बताता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट का रोल क्या है और गवर्नमेंट आने वाले टाइम में किन किन पॉलिसीज को, किन किन नीतियों को लागू करने वाली है, चलाने वाली है, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये हो गया। और लास्ट उसका स्कोप अगर बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट स्कोप देखा जाए तो वो है एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको आप बीओपी भी कहते हो। अगर आपको हो सकता है चमक रहा हो, दिखने में लिखने में दिक्कत हो, तो मैं बोल रहा हूं एक्सचेंज रेट एंड बीओपी है। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट का मतलब हम तो जानते हैं, आप सभी जानते हैं, इतना अवेयर तो हम सभी आप हो ही गए हैं। 11th 12th तक आते थे बच्चों के, पता चल जाता है। एक्सचेंज रेट मतलब किसी चीज को जो एक्सचेंज करना है, किसी वस्तु का इंटरनेशनल मार्केट में, जो मान के चलिए इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी अगर अमेरिकन इकोनॉमी से या किसी यूएसए से या जर्मनी, फ्रांस, इटली, जहां से भी हमारा देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो उसमें आपको पता ही होगा कि यूनिवर्सल मनी एक तरह से देखा जाए तो वो डॉलर है, तो डॉलर में होता है। तो डॉलर का रेट क्या है और कितना हमें पे करना है, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एक्सचेंज रेट का जो काम होता है उसके बारे में चर्चा करना, उसके बारे में बताना। और बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपको पता ही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी ये बताता है। तो ये दोनों चीजें, ये सारी की सारी चीजें जो मैंने 6 पॉइंट आपको बताए, वो स्कोप की बात है। ठीक है, नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस की चर्चा करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और अगर किसी तरह का कोई डाउट है या मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्रीली बता सकते हो। यू कैन टेल मी इन माय कमेंट बॉक्स। मैं उसको देख करके मैं आगे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। इट्स माय फर्स्ट वीडियो ऑफ सब्जेक्टिव वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। मैं धीरे धीरे और इम्प्रोवाइज करूंगा चीजों को, अपने मटेरियल को, रिसोर्सेज को भी इम्प्रूव करूंगा। अभी मेरा स्टार्टअप है, स्टार्टिंग है, तो बस इसी रिसोर्सेज से मैं कोशिश कर रहा हूं आपको आगे बढ़ाने की। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ आएगा। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। आई होप आप लोग समझोगे। और लिखने का जो राइटिंग स्किल है, आप अपनी बुक को रीड करके और जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें आप देख करके आराम से आप पढ़ सकते हो और आप लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ टॉपिक। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो समझ जाते हो। एक बात मुझे याद आई, मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे एक सर ने, जब मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज को समझने जानने के लिए एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए बहुत अमेरिकन फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि व्हेन आई सी देन आई नो। अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं, जैसे कि मान के चलिए एप्पल है या कोई भी वस्तु है जिसको हम देखते हैं पहले से कि ये चीज है, वस्तु है, तो उसको हमने देखा तो हम उसको जाने। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो समझते हैं। तो इसलिए कहा गया व्हेन हियर देन आई अंडरस्टैंड। तो अभी सुनना जरूरी है, आप समझोगे। देन लास्टली है व्हेन आई डू, जब हम करते हैं, देन आई लर्न। फिर आप जब लिखोगे, उसको पढ़ोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। इस बात को हमेशा याद रखना। व्हेन आई सी देन आई नो, व्हेन आई हियर देन आई अंडरस्टैंड, व्हेन आई डू देन आई लर्न। तो अभी मेरा सेकंड मतलब देखना तो हो ही रहा है, साथ में समझने का भी प्रोसेस हो रहा है। तो आप सुनिए, इसको समझिए, फिर बुक को पढ़िए। आई होप आप अच्छे से समझ जाओगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है सिग्निफिकेंस का, वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज के बारे में डिस्क्रिप्शन से बताना, डीपली बताना। डीपली बताने का मतलब किसके बारे में बताना? इकोनॉमी के बारे में बताना। तो तीन बातें, वो है स्टडी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों की बातें हो सकती है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं या कैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटाएं। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना कि हमारा नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारे कंट्री का या हमारे इकोनॉमी का कैसे नेशनल इनकम बढ़ेगा, उसके बारे में भी ये बताता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए इसके सिग्निफिकेंस में आएगा। एंड गवर्नमेंट बजट का भी एस्टिमेशन कि कितना गवर्नमेंट बजट हो, किस किस फील्ड में, किस किस सेक्टर से पर कितना खर्चा होना चाहिए, कितने एक्सपेंडिचर आए, कितना रेवेन्यू आए, इस तरह की चीजें होना, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी में हम लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोड मैप ऑफ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब यहां पर मैं इस सेंटेंस को समझाने से पहले इन दो वर्ड्स को समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो समझ लीजिए। हम इसमें ना गोच पोच कर देते हैं, एक ही बात समझ लेते हैं। एक बात नहीं है, ग्रोथ अलग है, डेवलपमेंट अलग है। ग्रोथ का हिंदी अर्थ क्या होता है? वृद्धि। और डेवलपमेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? विकास। देखो, जब ग्रोथ की बात होती है तो ग्रोथ में हम क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव टर्म में बात करते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया का जीडीपी 5% से 6% हो गया, मतलब कि 1% से बढ़ गया। यहां पर क्वांटिटी में बात हो रही है। जहां सिर्फ क्वांटिटी में बात हो वो ग्रोथ की बात करेगा, और जहां डेवलपमेंट की बात होगी वहां क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी की बात होती है। जैसे क्वांटिटी बढ़ी, देश का जीडीपी बढ़ा, तो देश का जीडीपी बढ़ने से क्या हो गया? डेवलपमेंट भी होगा। जैसे क्वालिटी ऑफ, मतलब क्वालिटी की बात करें तो कैसे? जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के बढ़ गए, देश के अंदर या इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, रोड बन गए, मतलब अच्छे अच्छे रोड बन गए, चौड़ी सड़कें बन गई, हॉस्पिटल्स बन गए, स्कूल्स बन गए, डैम्स बन गए, या जो भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है। ग्रोथ में सिर्फ क्वांटिटी और डेवलपमेंट में क्वांटिटी विथ क्वालिटेटिव। ठीक है, अब इस पर चर्चा करते हैं। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इस बात की स्टडी करता है, इस बात को आगे बढ़ाता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कैसा रोड मैप हो, कैसे परफॉर्मा हो, या कैसा फ्रेमवर्क हो, कैसा स्ट्रेटेजी हो, कौन सी तरह की पॉलिसी हो, जिससे इकोनॉमी जो है, जो एज अ होल की बात करें ना मैक्रो में, तो कैसे एज अ होल इकोनॉमी जो है ग्रोथ में आए और डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट हमारा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब आर्थिक स्थिरता। किसी भी इकोनॉमी का स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। इसमें हमें कैसे पता चलता है? किसी भी देश का फिस्कल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी कैसा है, इससे पता चलता है कि ये स्टेबिलिटी कैसा है। अगर इस जैसे कि आरबीआई है या सेंट्रल बैंक है, उसके मॉनेटरी पॉलिसी से इस जो सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इस तरह की चीजें हैं, उसके रेपो रेट के फ्लक्चुएशन बार बार, इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाली चीजें बनती बढ़ती रहती हैं इकोनॉमी में। इससे इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। इसीलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कैसे बनी रहे, इस बारे में भी कौन बताता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। इसीलिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक पॉइंट है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिग्निफिकेंस में आता है। चलो, इसी की एक बात दिमाग में आई मुझे, अगर आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं जिनको पता है मैं उनके लिए बताऊं। सिग्निफिकेंस, इंपोर्टेंस, एडवांटेज, मेरिट्स, ये सब एक ही बात होती है, पता ही होगा आपको। चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप बैलेंस ऑफ पेमेंट की नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अगर कोई इकोनॉमी बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो क्या दर्शाता है कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे डिफरेंसेस क्या है, नहीं है, उस तरह की चीजें। अगर किसी भी देश का बीओपी में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में उसके लिए डिमेरिट पॉइंट्स होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे उसको स्टेबल रखना है, ताकि जो इकोनॉमी है वो कैसे आगे डेवलप कर सके, कैसे आगे ग्रोथ कर सके, ये इसका फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट की बात करें और सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो वो हमारा है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब देखिए, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस की कैसे बात है। देखिए, हम इसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे? जैसा कि हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है, पूरे होल इकोनॉमी की बात करता है। तो होल इकोनॉमी में पॉवर्टी की क्या मतलब सिचुएशन है, पॉवर्टी का क्या सिचुएशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का क्या सिचुएशन है, उसको कैसे डील करना है, इसको कैसे रिमूव करना है, उसके लिए मैक्रो मतलब
बड़े लेवल में एक मॉडल तैयार किए जाते हैं, उस मॉडल पर काम किया जाता है और उस मॉडल के तहत इस पॉवर्टी के प्रॉब्लम को और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के प्रॉब्लम को भी दूर किया जाता है। दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से दैट कि प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है, यह भी जो है एक तरह का सिग्निफिकेंस है, मतलब इसको दूर करना जो है एक तरह का सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स के नजरिए से या उसके दायरे से। अब लास्ट पॉइंट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कैसे हेल्पफुल होता है। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल की बात करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम की बातें, इस तरह की सर्वे होती है, नई नई योजनाओं के तहत हम जानकारियां प्राप्त करते हैं, तो उन जानकारियों के थ्रू, उन इंफॉर्मेशन के थ्रू हम नई नई नीतियां बनाने में हमें सहयोग मिलता है। तो उससे क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। उस पॉलिसी फॉर्मुलेशन से क्या होता है, कंट्री का इकोनॉमी का डेवलप होता है, उसका ग्रोथ होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6 के 6 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किए, ये 6 के 6 पॉइंट जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, सिग्निफिकेंस का काम करता है। आई होप ये चैप्टर, ये टॉपिक्स आपको समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई बात है, तो यू कैन फ्री, आप आसानी से फ्रीली से आप कमेंट में बोलिए, मैं उस पर काम करूंगा। और नेक्स्ट टाइम मैं हर बार कोशिश करूंगा कि नई तरीके से नई वीडियो डालूं, इम्प्रोवाइज तरीके से डालूं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी तरीके हैं, वो कम से कम समय में समझ में आ जाए, आपको एक्स्ट्रा कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए, समझने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप मेरे जितने भी बच्चे हैं, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, उनको जीवन में बहुत तरक्की मिले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो ये वीडियो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।